हाय एवरीवन। इस स्लाइड में हम बात करेंगे रिक्शिया में वेजिटेटिव यानी कि कायिक जनन और डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम यानी कि एंथ्रीडिया का निर्माण कैसे होता है। रिक्शिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन निम्न प्रकार से होता है। पहला प्रकार है डीके ऑफ द ओल्ड पार्ट्स। इसमें क्या होता है, प्लांट का जो ओल्डर पार्ट होता है उस पार्ट के टिश्यूज़ में डीके होने लगता है। डीके होने लगने का मतलब है कि उस पार्ट के टिश्यूज़ नष्ट होने लगते हैं और ये टिश्यू नष्ट होते होते जो प्लांट का ग्रोइंग पॉइंट है वहाँ तक पहुँच जाते हैं और ग्रोइंग पॉइंट तक पहुँच करके प्लांट की जो दोनों शाखाएँ हैं वो दोनों शाखाएँ अलग अलग हो जाती हैं और दोनों शाखाओं से एक एक नया प्लांट बन जाता है। इसी प्रकार दूसरा पार्ट होता है या दूसरा तरीका है बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस या अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा। रिक्शिया फ्लुइटेंस में थैलस पर कुछ एडवांटिशियस ब्रांचेस या आउटग्रोथ्स बन जाती है और ये आउटग्रोथ्स या ब्रांचेस प्लांट से अलग होकर के न्यू प्लांट बनाने की क्षमता रखती है। तीसरा प्रकार होता है कंद के द्वारा या बाय ट्यूबर्स। तो जो ट्यूबर्स हैं, ये देखिए इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, यहाँ थैलस के एपिकल पार्ट पर इस तरीके से ट्यूबर्स बन गए हैं। तो ये जो ट्यूबर्स हैं वो कब बनते हैं, जब प्लांट के लिए अनफेवरेबल कंडीशन होगी या प्लांट के लिए जब भी प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं तो ऐसी स्थिति में प्लांट में एपिकल पार्ट पर इस तरीके से ये ट्यूबर्स बन जाते हैं और ये ट्यूबर्स इस मेन प्लांट से अलग हो जाएंगे और जब तक प्रसुप्त अवस्था में पड़े रहेंगे जब तक कि उसके उसके रीजेनरेशन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं आ जाती। तो प्लांट के लिए जब अनुकूल परिस्थितियां आ जाएंगी तो इन ट्यूबर्स में फिर से रीजेनरेशन का प्रोसेस होता है और हर ट्यूबर एक नया प्लांट बनाने की क्षमता रखेगा। इसी प्रकार चौथा प्रकार होता है बाय ग्रोइंग टिप्स यानी कि वृद्धि शेष के द्वारा। तो जो रिक्शिया है उसका जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो ग्रोइंग टिप्स होता है वो एपिकल नोज में प्रेजेंट होता है। तो जब भी प्रतिकूल परिस्थितियां होती है तो प्लांट पूरी तरीके से सूख जाता है, नष्ट हो जाता है और वो जमीन में धंस जाता है। लेकिन ऐसी अवस्था में भी क्या होगा, जो प्लांट की एपिकल नोच वाला रीजन है जहाँ पर कि ग्रोथ पॉइंट पाया जाता है वहाँ वाली सेल्स जीवित रहती हैं और वो जमीन में दब जाती है। लेकिन जब उस प्लांट के लिए फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, अनुकूल परिस्थितियाँ आ जाती है तो उनमें फिर से रीजेनरेशन स्टार्ट होता है और वो एक न्यू प्लांट बना पाती हैं। लास्ट वन प्रोसेस होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का बाय जेमा के द्वारा। तो जो रिक्शिया है उसके कुछ स्पीशीज में जेमा पाए जाते हैं। जेमा अधिकतर मार्केशिया में पाए जाते हैं, लेकिन रिक्शिया में भी कुछ स्पीशीज में जेमा प्रेजेंट होते हैं और इन जेमा के द्वारा, जो कि मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, और इन जेमा के द्वारा प्लांट में नया प्लांट रीजेनरेशन की कैपेसिटी होती है। रिक्शिया में एडवांस ओगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। प्लांट के डोर्सल सरफेस पर जो मीडियन ग्रूव होती है, जो मध्य शिरा होती है, उस शिरा पर एक्रोपिडल ऑर्डर या अग्राभिसारी क्रम में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उस क्षेत्र में धसे रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं। रिक्शिया में मोनोशियस और डायोशियस दोनों प्रकार की स्पीशीज पाई जाती हैं, मतलब एक लिंगाश्री जातियां और उभय लिंगाश्री जातियां दोनों ही प्रकार की स्पीशीज रिक्शिया में प्रेजेंट होती हैं। रिक्शिया में एंथ्रीडियम या पुंधानी का निर्माण कैसे होता है? डोर्सल सरफेस की यानी कि अपाक्ष सतह की जो शीर्षस्थ कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में से कोई भी एक सेल जो है वो आकार में वृद्धि करके बड़ी हो जाती है, जिसे हम एंथ्रीडियल इनिशियल या पुंधानी आरंभिका कहते हैं। आगे जाकर के इस एंथ्रीडियल इनिशियल में एक ट्रांसफर डिवीजन होता है जिससे कि दो सेल्स बन जाती हैं। यहाँ हम इस स्लाइड के माध्यम से इस डिवीज़न को या डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए ये एंथ्रीडियल इनिशियल बन गया है
जो कि किसी भी सुपरफिशियल सेल या सुपरफिशियल सेल से नीचे की जो बेजल सेल्स हैं उनसे बना है। ओके, एंथ्रीडियल सेल में एक ट्रांसफर डिवीजन होता है जिससे कि दो सेल बन जाती है, एक आउटर सेल जो थोड़ी उभरी हुई रहती है और नीचे की बेजल सेल। अब इस बेजल सेल में आगे कोई डिवीजन नहीं होगा, सारे डिवीजन किस में होंगे? आउटर सेल में। आउटर सेल में उत्तरोत्तर डिवीजन होते रहते हैं और टोटल 4 सेल्स की एक रो बन जाती है, जिनका ओरिजिन किससे हुआ है? इस आउटर सेल के डिवीजन से। ठीक है, अब ये जो आउटर सेल के डिवीजन से 4 कोशिकाएं बनी हैं, इनमें से ऊपर की जो दोनों सेल्स हैं, ये सेल्स क्या काम करेगी या क्या कहलाती है? प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स। ऊपर की जो 2 सेल्स हैं इन्हें हम प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स कहेंगे और नीचे की जो 2 सेल्स हैं इन्हें हम प्राइमरी स्टक सेल्स कहेंगे। ठीक है, और ये जो नीचे वाली सेल है इसे हम बेजल सेल या आधारीय कोशिका कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? अब ये जो प्राइमरी स्टक सेल है, ये सेल एक छोटा व्रंत बनाती है जो कि पुंधानी को अटैच करके रखती है पुंधानी काय से। अब आगे डिवीजन किस में होंगे? प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स में। तो ये जो दोनों प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स हैं, इनमें एक दूसरे के समकोण पर डिवीजन होते हैं जिससे कि 4 सेल्स बन जाती हैं और 4 सेल और डिवीजन जो होता है वो क्योंकि समकोण पर हो रहा है इसलिए 4 सेल्स के 2 टीयर्स बन जाते हैं। मतलब कि 4, ये देखिए यहाँ पर ये 4 सेल अंदर की और 4 सेल बाहर की, तो 4 सेल्स के 2 टीयर्स बन जाते हैं। इस ऑक्टेंट स्टेज में फिर से पेरिक्लिनल डिवीजन होता है जिससे कि ग्रुप बन जाता है सेल्स का एक। इस ग्रुप की जो 8 सेल्स हैं, ये बाहरी जो सेल्स होंगी, सबसे बाहर की सेल्स, ये बाहर की सेल्स क्या बनाएंगी? जैकेट इनिशियल कहलाती है और ये स्टेराइल नेचर की होती है, बंद नेचर की होती है, जो कि आगे जाकर के एंथ्रीडियम का जैकेट फॉर्मेशन करेगी। इसमें बहुत सारे डिवीजन होते हैं जिससे कि एक कोशिकीय मोटा जैकेट बन जाता है किसके चारों तरफ? एंथ्रीडियम के चारों तरफ, जो कि स्टेराइल नेचर का होगा। इनर पार्ट की जो सेल्स हैं, इन सेल्स में भी उत्तरोत्तर बार बार डिवीजन होता है और डिवीजन होने से इसमें क्यूबोइडल शेप की, घनाकार शेप की पुंजनक कोशिकाएं या एंड्रोगोनियल सेल्स बन जाती हैं। इन एंड्रोगोनियल सेल्स को हम क्या कहेंगे? एंड्रोसाइट मदर सेल या पुंगणु मात्र कोशिकाएं। ठीक है, तो जो एंड्रोसाइट मदर सेल हैं, ये इस पीढ़ी की अंतिम सेल्स हैं। यहाँ आप स्लाइड में देख रहे हैं कि ये जो एक स्टक बना हुआ है जिससे कि एंथ्रीडियम जुड़ा हुआ है अपने बेस से, और एक सिंगल लेयर जैकेट इनिशियल से जैकेट फॉर्मेशन हो गया है जो कि स्टेराइल सेल्स हैं, और बीच में जो ग्रुप ऑफ सेल्स दिखाई दे रहा है या जो क्यूबोइडल शेप की सेल्स दिख रही हैं, ये सारी सेल्स क्या है? एंड्रोगोनियल सेल्स हैं। आगे जाकर के इन्हीं एंड्रोगोनियल सेल से पुंगड़ों का निर्माण होगा। प्रत्येक एंड्रोसाइट मदर सेल में एक ऑब्लिक या तिरछा डिवीजन होता है जिससे कि 2 सेल्स बन जाती हैं। ओके, और इस प्रकार 2 एंड्रोसाइट बन जाते हैं। दोनों एंड्रोसाइट में एक बड़ा न्यूक्लियस होता है और एक प्लिफेरोप्लास्ट होता है। धीरे धीरे ये एंड्रोसाइट या पुंग कोशिका जो है वो ट्रायंगल से गोलाकार शेप की हो जाती है, स्फेरिकल शेप की हो रही है। ये देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्फेरिकल शेप की हो जाती है। और ये जो ब्लिफेरोप्लास्ट है, इससे एक ब्लिफेरोप्लास्ट से 2 फ्लेजिला बन जाते हैं। ठीक है, ये जो ब्लिफेरोप्लास्ट है इससे 2 फ्लेजिला का निर्माण हो गया है। और धीरे धीरे क्या होता है, ये जो केंद्रक का जो न्यूक्लियस है और जो
इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म है, वो प्रोटोप्लाज्म और ब्लिफेरोप्लास्ट इस तरीके से अर्धचंद्राकार शेप में घूम जाते हैं और अर्धचंद्राकार शेप ग्रहण कर लेते हैं, जिसकी कि चारों तरफ बाहर की तरफ क्या है, फ्लेजिला लगे रहते हैं। इस प्रकार कुंडलित पुंगड़ों का निर्माण होता है। ये जो दोनों फ्लेजिला है, ये दोनों फ्लेजिला सेम टाइप की होती है, लेकिन इनका काम अलग अलग होता है। एक फ्लेजिला जो है वो पुंगड़ों को आगे की तरफ गति प्रदान करती है और दूसरी फ्लेजिला जो है वो इसे साइक्लिक मोशन देती है, चक्रिक गति प्रदान करती है। जब एंथ्रीडियम या पुंधानी परिपक्व हो जाती है तो इसकी जो वोल है वो नष्ट हो जाती है और कुछ वाटर ड्रॉप्स एंथ्रीडियम के अंदर चला जाता है और वो वाटर ऑब्जर्व करके वहाँ पर बहुत सारा श्लेष्मा बन जाता है और ये जो जैकेट वॉल है, ये जैकेट वॉल भी वाटर एब्जॉर्व करके विघटित होने लगती हैं और इस तरीके से जो पुंगड़ू है, मैच्योर पुंगड़ू है, वो पुंगड़ू बाहर की तरफ आ जाते हैं और बाहर जल में आकर के वो फ्रीली स्विम करते रहते हैं।